सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्रमांक 22 सन 2005 15 जून 2005। प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकारण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा एक राज्य सूचना आयोग का गठन करने, उनमें संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो उसके कार्यकारण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उसके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है। और लोकतंत्र और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोक हितों जिनके अंतर्गत सरकार के दक्ष प्रचालन समिति राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है के साथ विरोध हो सकता है और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है। अतः अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को कतिपय सूचना देने के लिए उसे पाने के इच्छुक हैं उपबंध किया जाए। अध्याय 1 है संक्षिप्त प्रारंभिक। संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। तीसरा है धारा 4 की उपधारा 1, धारा 5 की उपधारा 1, उपधारा 2, धारा 12 तथा धारा 13, 15, 16, 24, 27, 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियम के 120वें दिन को प्रवृत्त होंगे। दूसरा है परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, समुचित सरकार से ऐसी लोक प्राधिकरण के संबंध में जो पहला है केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्थापित गठित उसके स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित किया जाता है, केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है। दूसरा है राज्य सरकार द्वारा स्थापित गठित उसके स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है। बी है केंद्रीय सूचना आयोग से धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन गठित केंद्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है। सी है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से उपधारा 1 के अधीन पदाभिहित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है। डी है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त से धारा 12 की उपधारा 3 के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है। ई है सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रेत है लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा की या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की जिसमें ऐसी सभा है दशा में अध्यक्ष और राज्यसभा या किसी राज्य की विधान परिषद की दशा में सभापति। दूसरा है किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल। पांचवा है संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रत्याशक। चाहे सूचना एफ में सूचना को बताया गया है तो सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख दस्तावेज ज्ञापन ईमेल मत सलाह प्रेस विज्ञप्ति परिपत्र आदेश लॉगबुक संविदा रिपोर्ट कागज पत्र नमूने मॉडल आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है। जी है विहित से यथास्थिति समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। जी एच है लोक प्राधिकारी से पहला है संविधान द्वारा या उसके अधीन, दूसरा है संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा, तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा, चौथा है समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत
पहला है, कोई ऐसा निकाय है जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित है। दूसरा है, कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित है। आई है, अभिलेख से निम्नलिखित सम्मिलित हैं। पहला है, कोई दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल। दूसरा है, किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशें और प्रतिकृति प्रति। तीसरा है, ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिंब या प्रतिबिंबों का पुनरुत्पादन चाहे वर्धित रूप में हो या ना हो। और चौथा है, किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री। अभिलेख हो गया। अब है सूचना का अधिकार से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है। पहला है, कृति दस्तावेज, अभिलेखों का निरीक्षण, दस्तावेज या अभिलेखों की टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, डिस्केट, फ्लॉपी टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति से भंडारित है, अभिप्राप्त करना। के है कि मतलब टा है, राज्य सूचना आयोग से धारा 15 की उपधारा 1 के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है। एल है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त से धारा 15 की उपधारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है। अगला है, राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपधारा 1 के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है। ठा है, पर व्यक्ति से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है। अध्याय 2, सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं। धारा 3 है, सूचना का अधिकार। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। धारा 4 है, लोक प्राधिकारियों की बाध्यता। प्रत्येक लोक प्राधिकारी का है अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है, जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके। बी है, इस अधिनियम के अधिनियमन से 120 दिन के भीतर पहला है, अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य। दूसरा है, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य। तीसरा है, विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं। चौथा है, अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापन। पांचवा है, अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख। छठवां है, ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण। सातवां है, किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है। आठवां है, ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें 2 या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठित किया गया है और इस बारे में कि क्या बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यकृत तक जनता की पहुंच होगी। विवरण। अगला है, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका। 10वां है, अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो। अगला है, सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट
अगला है सामुदायिक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं। अगला है अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारियों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ। अगला है किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो। अगला है सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं। अगला है लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ। अगला है ऐसी अन्य सूचना जो विहित किए जाए प्रकाशित करेगा। और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा। अगला है महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय जो जनता को प्रभावित करते हों सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा। डी है प्रभावित व्यक्तियों को प्रशासनिक या न्यायकल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा। दूसरा है प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा 1 के खंड बी की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े। तीसरा है उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो। चौथा है सभी सामग्रियों को लागत, प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी किसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहित की जाए सहज रूप में पहुंच योग्य होनी चाहिए। स्पष्टीकरण उपधारा 3 उपधारा 4 के प्रयोजन के लिए प्रसारित से सूचना पत्रों, समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यमों से जिनमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित करना अभिप्रेत है। धारा 5 है लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम। प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम से 100 दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में स्थापित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक है। दूसरा उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के नियमन के 100 दिनों के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा 1 के दिन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए पदावृत करेगा। परंतु यह कि सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति किसी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में 5 दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी। तीसरा, यथास्थिति प्रत्येक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्त सहायता प्रदान करेगा। चौथा, यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा जिससे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे। 5वां है कोई अधिकारी जिसकी धारा 4 के अधीन सहायता चाही गई है उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के
किसी उल्लंघन के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा। छठवां है सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है राजभाषा में ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाए। पहला है संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी। दूसरा है यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा मांगी गई सूचना विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा, परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी अतिरिक्त सहायता मौखिक रूप से देगा जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके। दूसरा है सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदन से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तीसरा है जहां कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है। पहला है जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, या दूसरा है जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है। वहाँ वह लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को जो समुचित हो उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा, परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 5 दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा। धारा 7 है अनुरोधों का निपटारा। धारा 5 की उपधारा 2 के परंतु के, धारा 6 की उपधारा 3 के परंतु के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसी फीस के समुदाय पर जो विहित की जाए या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8-9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा, परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा 1 के दिन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है। तीसरा है जहां सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी फीस के समुदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहाँ यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा यथा अवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे जिसके साथ उपधारा 1 के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के समुदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट 30 दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आवर्जित किया जाएगा। बी है प्रभावित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्रारूप के बारे में जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्रारूप भी है विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए कोई संसूचना भेजेगा। चौथा है जहां इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायक उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है जो समुचित हो। 5 है जहां सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान में उपलब्ध कराई जाती है वहां आवेदन उपधारा 6 के अधीन रहते हुए ऐसी फीस का संदाय करेगा जो विहित की जाए, परंतु धारा 6 की उपधारा 1 और धारा 7 की उपधारा 1 और उपधारा 2
उपधारा 5 के अधीन विहित फीस युक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी की रेखा के नीचे है जैसे समुचित सरकार द्वारा अवधारित किए जाए कोई फीस प्रभावित नहीं की जाएगी। छठा उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए कोई लोक प्राधिकारी उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है वहाँ सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। सातवां उपधारा 1 के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा। 8 जहां किसी अनुरोध को उपधारा 1 के अधीन अस्वीकृत किया गया है वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को ऐसे अस्वीकृति के लिए कारण पहला है, दूसरा यह अवधि जिसके भीतर अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी और तीसरा है अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां संसूचित करेगा। नौवां है किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उसे मांगा गया है जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अनुपातिक रूप से विकसित न करता हो यह प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संगणना के प्रतिकूल न हो। धारा 8 है सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। इस अधिनियम के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। पहला है सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता अखंडता राज्य सुरक्षा रणनीति वैज्ञानिक आर्थिक हित विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीप्त होता है। दूसरा है सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है। तीसरा है सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा। चौथा है सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। ई है किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। एफ है किसी विदेश सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। जी है सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन का शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रदर्शन या सुरक्षा प्रयोजन के लिए विश्वास में दी गई सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा। एच है सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी। आई है मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्रिपरिषद सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं परंतु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय उसके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे परंतु यह और कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं प्रकट नहीं किए जाएंगे। जे है सूचना को व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है जिसका प्रकट किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिसके व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होता है जब तक कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है। परंतु ऐसी सूचना के लिए जिसको यथास्थिति संसद या किसी विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है किसी व्यक्ति को इनकार नहीं किया जाएगा। दूसरा शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 में उपधारा 1 के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है।
तीसरा है उपधारा 1 के खंड का गा झा के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना जो उस तारीख से जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है 20 वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। परंतु यह कि जहाँ उस तारीख के बारे में जिससे 20 वर्ष की उक्त अवधि को संगठित किया जाता है कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहाँ इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। धारा 9 है कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति की आधार। धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति कोई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा वहां जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्व युक्त प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अंतर्वलित करेगा। धारा 10 से पृथक करनीयता, जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अंतर्विष्ट नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, और जो किसी ऐसे भाग से जिसमें छूट प्राप्त सूचना अंतर्विष्ट युक्त रूप से पृथक की जा सकेगी। दूसरा है जहां उपधारा 1 के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए आवेदक को एक सूचना देगा कि का है अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त पृथक करने के पश्चात उपलब्ध कराया जा रहा है। बी है विनिश्चय के लिए कारण, जिसके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे निर्दिष्ट करते हुए कोई निष्कर्ष भी है। विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम। डी है उसके द्वारा संगठित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है। यह सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार प्रभावित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुंच का प्रारूप। जिसके अंतर्गत यथास्थिति धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य पहुंच का प्रारूप भी है। धारा 11 है पर व्यक्ति सूचना, जहां यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख है या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहाँ यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से 5 दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखेगा, परंतु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दर्शाने के सिवाय यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानीय क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा। दूसरा है जहां उपधारा 1 उपधारा 1 के अधीन यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति
पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहाँ ऐसे पर व्यक्ति को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा। 3 है धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात 40 दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति को धारा 2 के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा। चौथा है उपधारा 3 के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति जिसे सूचना दी गई है धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हकदार है। अध्याय 3 केंद्रीय सूचना आयोग। अध्याय 3 केंद्रीय सूचना आयोग। 12 है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय गठन करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं। दूसरा है केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। पहला है मुख्य सूचना आयुक्त और दूसरा है 10 से अधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं। तीसरा है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। पहला है प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा, दूसरा है लोकसभा में विपक्ष का नेता और तीसरा है प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री। स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण है शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है वहां लोकसभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा। चौथा है केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण निर्देशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसे सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जिसका केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है। पांचवा है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाज सेवा प्रबंध पत्रकारिता जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। छठवां है मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कार्य नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। सातवां है सातवां है केंद्रीय सूचना आयुक्त का मुख्यालय दिल्ली में होगा और केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा। धारा 13 है पदावधि और सेवा शर्तें। मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद को ग्रहण नहीं करेगा। दूसरा है प्रत्येक सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु प्रत्येक सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्ति करने पर धारा 12 की उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, परंतु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
दूसरा हो गया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तीसरा है मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्रारूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञा लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। चौथा है मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा। पांचवा है मुख्य सूचना पांचवा है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को संदेह, वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं। पांचवें में यहाँ पर संशोधन है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को संदेह, वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अभ्यादप्रत रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, परंतु यह और कि सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ के पूर्व नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना जारी रहेगा, मानव सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 ही लागू नहीं हुआ था। छठवां है केंद्रीय सरकार द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सरकार द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों, और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के संदेह, वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं। 14 है सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। पहला है उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि यथास्थिति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को इस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को जिसके विरुद्ध उपधारा 4 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा, और यदि आवश्यक समझे तो जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा। तीसरा है उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा यदि यथास्थिति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त पहला दिवालिया न्याय निर्णीत किया जाता है, दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया है, या वह ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अक्षमता अंतर वाले थे, अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है, या राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है, या उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं या अन्य हित अर्जित किए हैं जिनके मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। चौथा है
यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबंध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा। अध्याय 4 है राज्य सूचना आयोग। 15 है राज्य सूचना आयोग का गठन। प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य का नाम सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएंगे। दूसरा है राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा का है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और दूसरा है 10 से अधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे। तीसरा है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। पहला है मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा। दूसरा है विधानसभा में विपक्ष का नेता और तीसरा है मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य। स्पष्टीकरण शंकाओं को दूर करने के प्रयोजन के लिए घोषित किया जाता है कि जहां विधानसभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है वहां विधानसभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा। चौथा है राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा जिसकी राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सहायता की जाएगी। वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है या की जा सकती है। पांचवा है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाज सेवा प्रबंध पत्रकारिता जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में के प्रख्यात व्यक्ति होंगे। छठवां है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कार्रवाई नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। सातवां है राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य में अन्य स्थानों पर उतने कार्यालय स्थापित कर सकेगा। धारा 16 है पदावधि और सेवा की शर्तें। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा। दूसरा, प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्ति करने पर धारा 15 की उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, परंतु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तीसरा है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए वर्णित प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञा लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। चौथा है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राज्यपाल
को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा, परंतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा। हटाया जा सकेगा। 5वां है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाएं। इसमें है जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए राज्य के वेतन और भत्ते वही होंगे। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को संदेय वेतन भत्ते, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को जो संदेय वेतन भत्ते होंगे वो वही होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाएं। इसमें कुछ और लिखा हुआ है, परंतु राज्य मुख्य सूचना, ये 5वां पॉइंट इसमें नहीं है, ठीक मैं पढ़ रही हूँ। परंतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अफायदाप्रद रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, परंतु यह और कि सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के प्रबंध से पूर्व नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना जारी रहेगा, मानो सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 लागू ही नहीं हुआ था। 6वां है राज्य सरकार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के अनुपालन के लिए आवश्यक हों, और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं। 17 है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। पहला, उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात वह रिपोर्ट दी हो कि यथास्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। दूसरा है राज्यपाल उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को जिसके विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा, और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा। तीसरा, उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए राज्यपाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, और यथास्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया है या वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषित ठहराया गया जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अक्षमता अंतर वाले थे, वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है। अगला है राज्यपाल की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है या उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं जिनसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। चौथा है, यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबंध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य को किसी रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के राज्य सामान्यतः उसके लाभ में या उसके प्रभुत्व होने वाले किसी फायदे पर परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा। अध्याय 5।
अध्याय 5 है सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां। 18 है सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे का जो यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, या यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। बी है जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इनकार कर दिया गया है। सी है जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया। डी है जिससे ऐसी फीस की रकम का संग्रह करने की अपेक्षा की गई है जो वह अनुचित समझता है। ई है जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है, या एफ इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उस तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में। दूसरा है जहाँ यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्त आधार है, वहां वह उनके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा। तीसरा यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी बात का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात किन्हीं व्यक्तियों को समन करना, उन्हें उपस्थित करना तथा शपथ पर लिखित या मौखिक साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना। दूसरा है दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना। तीसरा है शपथ पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना। चौथा है किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मांगना। पांचवा है साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना। और छठवां है कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। चौथा है यथास्थिति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है, और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा। धारा 19 है अपील। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे धारा 7 की उपधारा 1 या उपधारा 3 के खंड का में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है, या जो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति के या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ पंक्ति का है। परंतु ऐसा अधिकारी 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था। दूसरा है जहां अपील धारा 11 के अधीन यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है, वहाँ संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी। तीसरा है उपधारा 1 के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था 90 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी।
परंतु यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो सकता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था। चौथा, यदि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय जिसके विरुद्ध अपील की गई है पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा। 5वां, अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार के अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था। यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर जिसने अनुरोध से इनकार किया था होगा। 6वां, उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन किसी अपील का निपटारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसमें फाइल किए जाने की तारीख से कुल 45 दिन से अधिक न हो किया जाए। 7वां, यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा। 8वां, अपने विनिश्चय में यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है। पहला है लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं। पहला है सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है। दूसरा, यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना। तीसरा है कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना। अगला है अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना। 5वां है अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना। 6वां है धारा 4 की उपधारा 1 के खंड बी के अनुसरण से अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना। बी है लोक प्राधिकारियों से शिकायतकर्ता को उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए पूरित करने की अपेक्षा करना। सी है इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना। चौथा है आवेदन को नामंजूर करना। 9वां है यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को अपने विनिश्चय की जिसके अंतर्गत अपील की कोई अधिकार भी है सूचना देगा। 10वां यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा जो विहित की जाए। धारा 20 जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इनकार किया है या धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या दोषतापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है, उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा। तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। ₹25,000 से अधिक नहीं होगी। परंतु यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा, परंतु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परता पूर्वक कार्य किया है। यथास्थिति केंद्रीय
लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा। दूसरा है जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या दोषतापूर्ण सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण, भ्रामक सूचना दी है, ऐसी सूचना को नष्ट किया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, वहीं यथास्थिति ऐसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाइयों के लिए सिफारिश करेगा। अध्याय 6 है प्रकीर्ण। अध्याय 6 है प्रकीर्ण। 21 से सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। कोई बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आश्रित किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी। 22 से अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। इस अधिनियम के उपबंध शासकीय गोपनीय बात अधिनियम 1927 और तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधिक आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। 23 न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन। कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाय किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। 24 अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित सूचना और सुरक्षा संगठनों को जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई हैं किसी सूचना को लागू नहीं होगी, परंतु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन वर्जित नहीं की जाएगी, परंतु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना केंद्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर दी जाएगी। दूसरा है केंद्रीय सरकार राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या राज्य संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन या उससे लोप करके संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में यथास्थिति सम्मिलित किया गया या उससे लोप किया गया समझा जाएगा। तीसरा उपधारा 2 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। चौथा है इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं जिन्हें वह सरकार समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, परंतु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन वर्जित नहीं की जाएगी। परंतु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर दी जाएगी। 5वां उपधारा 4 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। बच्चे से मॉनिटर करना, रिपोर्ट करना यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से उस वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा। दूसरा है प्रत्येक मंत्रालय या विभाग अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजन के लिए उस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा। तीसरा है प्रत्येक रिपोर्ट में उस वर्ष के संबंध में जिससे रिपोर्ट संबंधित निम्नलिखित के बारे में कथन होगा। प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए
अनुरोधों की संख्या। बी है ऐसे विनिश्चयों की संख्या जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे। इस अधिनियम के वे उपबंध जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या जब ऐसे उपबंधों का अवलंब किया गया था। सी है पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष। डी है इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही की विशिष्टियाँ। ई है इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम। एफ है कोई ऐसे तथ्य जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारी के लिए किसी प्रयास को प्रदर्शित करते हैं। ये सुधार के लिए सिफारिशें जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुँच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं। चौथा, यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से उपधारा 1 में निर्दिष्ट यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधानमंडल के 2 सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधानमंडल का 1 सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी। 5वां, यदि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसे प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है, तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिए सिफारिश कर सकेगा। 26 है समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना। केंद्रीय सरकार वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक का है जनता की विशेष रूप से अपेक्षित समुदायों की इस बारे में जो समझ की वृद्धि करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुध्याय अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजन कर सकेगी। बी है लोक प्राधिकारियों को खंड काम में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रम का स्वयं जिम्मा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगी। सी है लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी से प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी। डी है लोक प्राधिकरणों के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी। दूसरा है समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से 18 मास के भीतर अपनी राजभाषा में सहज व्यापक रूप से रीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जाए जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम का प्रयोग करना चाहता है। तीसरा है समुचित सरकार यदि आवश्यक हो तो उपधारा 2 में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी जिसमें विशिष्टियाँ और उपधारा 2 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा। का है इस अधिनियम के उद्देश्य। बी है धारा 5 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक सूचना प्राधिकरण की यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक डाक पता। सी है वह रीति और प्रारूप जिसमें यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से
किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा। इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य। यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता। इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने में असफल रहने के बारे में स्थिति में उपलब्ध सभी उपचार जिनके अंतर्गत आयोग की अपील फाइल करने की रीति भी है। अगला है धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों को स्वैच्छिक प्रकटन के लिए उपबंध करने वाले उपबंध। क्या है? किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं। और 6 इस अधिनियम के अधीन किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र। चौथा है समुचित सरकार को यदि आवश्यक हो नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए। 27 नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति। समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। दूसरा, विशिष्टियों और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात का धारा 4 की उपधारा 4 के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिंट लागत मूल्य। दूसरा है धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन संदेह फीस। तीसरा है धारा 13 की उपधारा 1 उपधारा 2 के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त। धारा 14 की उपधारा 1, 2 के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि। 13 की उपधारा 5 के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा धारा 16 की उपधारा 5 के अधीन राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य संबंधन और शर्तें। धारा 7 की उपधारा 1 और उपधारा 5 के अधीन संदेह फीस। धारा 13 की उपधारा 6, धारा 16 की उपधारा 6 के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेह वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें। धारा 19 की उपधारा धारा 19 की उपधारा 10 के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कोई अन्य विषय जो भेद किए जाने के लिए अपेक्षित हो या भेद किया जाए। 28 नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति। सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगा। दूसरा, विशिष्टियों और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात धारा 4 की उपधारा 4 के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिंट लागत मूल्य। दूसरा है धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन संदेह फीस। धारा 7 की उपधारा तीसरा है धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन संदेह फीस। और चौथा है कोई अन्य विषय जो भेद किए जाने के लिए अपेक्षित हो या भेद किया जाए। 29 नियमों का रखा जाना। इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह ऐसी कुल 30 दिन की अवधि के लिए सत्र में हो जो एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है रखा जाएगा। और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो ऐसा नियम तत्पश्चात यथास्थिति केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि उस नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। तीसरे, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यदि इस अधिनियम के उपबंधों कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध
बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों, परंतु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। दूसरा है, इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। निरसन है, सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम 2002-5 इसके द्वारा निश्चित किया जाता है। ये अनुसूची है आगे। सूचना के अधिकार में महत्वपूर्ण बातें जो हमें याद रखनी चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अधिनियम क्रमांक 22 है। इस अधिनियम को दिनांक 11 मई 2005 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। दिनांक 12 मई 2005 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। इस अधिनियम की धाराएं 4(1), 5(1), 5(2), 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28 दिनांक 15 जून 2005 से प्रवृत्त हुई एवं विशेष प्रावधान दिनांक 12 अक्टूबर 2005 से प्रवृत्त हुई। यह अधिनियम भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इस अधिनियम में कुल 6 अध्याय, 31 धाराएं, 2 अनुसूचियां हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम में नवीनतम संशोधन सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 क्रमांक 24 सन 2019 द्वारा किए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 6 अगस्त 2019 को प्राप्त हुई और यह अधिनियम दिनांक 24 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 द्वारा धाराओं 13, 16 और 27 में संशोधन किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। जन सूचना अधिकार भारत में कहाँ लागू होता है? जन सूचना अधिकार भारत में जम्मू कश्मीर में लागू होता है। नोट है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा किए गए संशोधन के उपरांत दिनांक 31 अक्टूबर 2019 से इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। पहले जम्मू कश्मीर था, परंतु अब ये 31 अक्टूबर 2019 के बाद से क्या है, पूरे भारत पर है। सूचना अधिकार अधिनियम लोकसभा में कब पास किया गया? 12 मई। अधिनियम सूचना अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो धारा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। 4 है, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष। 5वां है, चौथे में नोट है कि 24 अक्टूबर 2019 से मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किसको प्राप्त होगा? सभी नागरिकों को। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त किस आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्ष तक। निम्न में से किसी सूचना के प्रकटीकरण से छूट है? तो विदेश सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाएगा और प्रयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा सूचना के अधिकार से सम्मिलित नहीं है? तो मंत्रिमंडल के कागज पत्रों की प्रतिलिपि लेना ये नहीं है। दस्तावेज या अभिलेखों की टिप्पणी या उद्धरण लेना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, ये आता है। निम्न में से कौन सा सूचना के प्रकटीकरण से छूट का आधार नहीं है? लोक स्वास्थ्य नहीं है। भारत की संप्रभुता, राज्य का आर्थिक हित, अपराध का उत्प्रेरण है। सूचना का अधिकार अधिनियम प्रयुक्त होता है न्यायिक अभिकरणों के विरुद्ध। सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार। RTI अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा से संबंधित सूचना देने से इनकार किया जा सकता है यदि यह तृतीय पक्षकार की प्रतियोगी स्थिति को हानि पहुंचाता है। RTI अधिनियम के अधीन रिपोर्ट करने की प्रक्रिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? केंद्रीय सूचना आयोग शीघ्रतम प्रत्येक वर्ष के उपरांत केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा।
आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत गठित सूचना आयोगों की शक्तियां एवं कृत्य दिए गए हैं धारा 18 में। आरटीआई अधिनियम की धारा 6 के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से अपेक्षा की जाएगी ऐसे अनुरोध हेतु कोई भी कारण न देने की। आरटीआई अधिनियम की धारा 20 में प्रदत्त शक्ति है 250 रुपये प्रतिदिन जब तक मांगी गई सूचना दी जाती है और अधिकतम 25,000 हो सकती है। आंसर नंबर सी। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत के अधीन केंद्रीय सूचना आयोग गठित किया गया है धारा 12 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सरकारी कार्यकलापों में पारदर्शिता को प्रोन्नत किया जाना, सरकारी निकायों में उत्तरदायित्वों का समावेश करना, लोक हितों की सुरक्षा करना। सूचना के अधिकार की परिभाषा में निम्न में से कौन से अधिकार सम्मिलित हैं? अभिलेख, दस्तावेज एवं कार्य का निरीक्षण, दस्तावेजों टिप्पणियों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना, सामग्रियों के सैंपल लिया जाना। उपर्युक्त सभी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की 21 धारा के अंतर्गत नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है धारा 3 के तहत। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत सरकारी संस्थाओं को सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान की गई है धारा 8। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के में अपील के अतिरिक्त न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है धारा 23। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2E में सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा से अभिप्रेत है। लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मामले में भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मामले में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक, इनमें से सभी। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 के अनुसार यदि पाई गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्र के संबंध में है तो लोक प्राधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति के समय से 48 घंटे में दी जानी चाहिए। 25 से केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयोग को छोड़कर केंद्रीय सूचना आयुक्त की अधिकतम संख्या होगी 10। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अंतर्गत केंद्र या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना देने में व्यतिक्रम, अकारण, विलंब या इनकार आदि करने की दशा में उस पर शास्ति आरोपित की जा सकेगी जो 250 रुपये प्रतिदिन लेकिन 25,000 रुपये अधिकतम हो सकेगी। MPADPU 2016 में पूछे गए क्वेश्चन। सूचना का अधिकार उपलब्ध है केवल नागरिकों को, लोक प्राधिकारी की बाध्यता सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है धारा 4। राज्य केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्ति के निम्नलिखित दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराएगा 30 दिन।